प्रश्नावली 12.1 इसमें प्रश्न से पहले लिखा हुआ है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई इक्वल टू 22/7 का प्रयोग कीजिए। आप अपनी किताब में देख सकते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ पे पाई इक्वल टू नहीं दिया हुआ रहेगा वहाँ पे पाई इक्वल टू 22/7 लेना है। अब हम पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। प्रश्न में दिया गया है कि दो वृत्त हैं जिसमें से एक वृत्त का त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त का त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। और अब हमें ऐसे वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगा। इसको ऐसे समझिए कि पहला वृत्त जो है उसका त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है। ये रहा पहला वृत्त, इसका त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है। और ये रहा दूसरा वृत्त, इसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ये चीज़ प्रश्न में दिया हुआ है। और अब हमें ऐसा वृत्त का परिधि निकालना है जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर होगा। यानी कि पहला वृत्त का परिधि 2πr1 है और दूसरा वृत्त का परिधि 2πr2 है। तो तीसरा वृत्त का परिधि यानी कि नया वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? दोनों वृत्त का परिधि का योग हो जाएगा, दोनों का जोड़ हो जाएगा। तो दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा? 2πr1 प्लस 2πr2 हो जाएगा। अब जब नया वृत्त यानी कि तीसरा वृत्त का परिधि इतना है तब इस नए यानी कि इस तीसरा वृत्त का त्रिज्या फाइंड आउट करना है। इस वृत्त का त्रिज्या को हम नाम दे देते हैं r3। और ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है? r1 है, यानी कि पहला वृत्त का त्रिज्या है r1 और दूसरा वृत्त का त्रिज्या है r2। जहाँ पे r1 इक्वल टू क्या है? 19 सेंटीमीटर है और r2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है। प्रश्न तो समझ में आ गया। अब हल में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो दिया हुआ है वही चीज़ लिखेंगे। पहले वृत्त का त्रिज्या r1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और तीसरे वृत्त की त्रिज्या r3। ये क्या करना है? हम लोग को ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो r3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। आप यहाँ पे तीसरे वृत्त की त्रिज्या लिखिए या नए वृत्त का त्रिज्या लिखिए, कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि तीसरा वृत्त का परिधि जो है वो इक्वल है पहला वृत्त का परिधि प्लस दूसरा वृत्त का परिधि। यहाँ पे देखिए नया वृत्त का परिधि क्या है? पहला वृत्त का परिधि प्लस दूसरा वृत्त का परिधि। हम जानते हैं कि वृत्त का परिधि 2πr होता है, इसलिए तीसरा वृत्त का परिधि की जगह पर हम लिख सकते हैं 2π और r की जगह पर हम लिखेंगे r3, क्योंकि तीसरा और यानी कि नया वृत्त का त्रिज्या क्या है? r3 है, इसलिए तीसरा वृत्त की परिधि में लिखेंगे 2πr3 लिखेंगे। और पहला वृत्त की परिधि में क्या लिखेंगे? 2π और इस वृत्त का त्रिज्या क्या है? r1 है, तो 2πr1 लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरे वृत्त की परिधि में लिखेंगे 2πr2, क्योंकि दूसरा वृत्त का त्रिज्या है r2। यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिख दिया है 2πr3 इक्वल टू 2πr1 प्लस 2πr2। 2πr3 तीसरा वृत्त का परिधि हो गया, 2πr1 पहला वृत्त का परिधि हो गया और 2πr2 दूसरा वृत्त का परिधि हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो इधर रहने देते हैं 2πr3 इक्वल टू इन दोनों से 2π को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने पर ब्रैकेट में शेष रह जाता है r1 प्लस r2। अब 2π दोनों साइड है, दाएं साइड भी है बाएं साइड भी है, इसलिए 2π कट गया। अब इधर शेष रहा r3 इक्वल टू और इधर शेष रह गया r1 प्लस r2। अब r3 इक्वल टू लिखेंगे तो हो जाएगा 19 सेंटीमीटर r1 की जगह पर प्लस r2 की जगह पर लिखेंगे 9 सेंटीमीटर, क्योंकि r1 का वैल्यू है 19 सेंटीमीटर और r2 का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। अब इसको आगे लिखेंगे तो r3 इक्वल टू इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो आता है 28 सेंटीमीटर, यानी कि नया वृत्त का त्रिज्या हो गया है 28 सेंटीमीटर, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे तीसरा वृत्त भी कहा है। इस प्रकार इस नया वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। अब दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ये प्रश्न पहला प्रश्न के ही जैसा है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहला प्रश्न में पहला वृत्त और दूसरा वृत्त के परिधि के योग के बराबर था और यहाँ पे तीसरा वृत्त पहला वृत्त और दूसरा वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इसमें पहला वृत्त का त्रिज्या r1 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त का त्रिज्या r2 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और तीसरा वृत्त का त्रिज्या r3 हम लोग को फाइंड आउट करना है, निकालना है। और इसमें और एक चीज़ दिया हुआ है कि तीसरा वृत्त नया वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पहला वृत्त का क्षेत्रफल
पाई R1 का स्क्वायर प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर के योग के बराबर है। पाई R1 का स्क्वायर पहला वृत्त का क्षेत्रफल हो गया है और पाई R2 का स्क्वायर दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल है। यहाँ पे ये आकृति मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बना दिया है। अब इस प्रश्न का हम लोग हल करेंगे। हल में सबसे पहले लिखेंगे पहला वृत्त का त्रिज्या R1 = 8 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त का त्रिज्या R2 = 6 सेंटीमीटर और तीसरा यानी कि नया वृत्त का त्रिज्या R3 हम लोग को फाइंड आउट करना है, निकालना है, इसलिए R3 = क्वेश्चन मार्क। अब प्रश्न से क्या है, तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल है पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R², इसलिए तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई और तीसरा वृत्त का त्रिज्या है R3, इसलिए इसमें R3 का स्क्वायर हो जाएगा R² की जगह पर, इक्वल टू पहला वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि पहला वृत्त का त्रिज्या है R1, प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरा वृत्त का त्रिज्या है R2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इधर पाई R3 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इन दोनों में पाई का कॉमन लेंगे तो इधर हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब देखिए पाई दोनों साइड है तो दोनों साइड कट गया पाई, इधर रह गया R3 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर R1 का वैल्यू बैठाएंगे, R1 दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R2 का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आगे करेंगे, इधर रह जाएगा R3 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर से R3 निकालेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा रूट में बदल जाएगा और इधर इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे 64 + 36 इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से R3 निकालेंगे, R3 इक्वल टू रूट 100 कितना होता है 10 होता है, यानी कि तीसरा वृत्त का त्रिज्या R3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आया, यही इसका आंसर हो गया। ये R3 कितना निकल के आया 10 सेंटीमीटर। अब तीसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं आकृति 12.3 ऐसा है, यह एक तीरंदाजी लक्ष्य है और इसमें 5 क्षेत्र है। एक क्षेत्र है गोल्ड, ये देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड वाला क्षेत्र है, ये दूसरा है रेड वाला क्षेत्र, तीसरा है ब्लू वाला क्षेत्र और चौथा है ब्लैक वाला क्षेत्र और पांचवा है सफ़ेद यानी कि वाइट वाला क्षेत्र। और यहाँ पे दिया गया है कि ये गोल्ड वाला जो क्षेत्र है उसका व्यास, ये व्यास हो गया इसका व्यास, इस गोल्ड वाले का क्षेत्र का ये व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। और बाकी जितना पट्टी है, बाकी जितना और क्षेत्र है, जैसे कि रेड वाला क्षेत्र, ब्लू वाला क्षेत्र, ब्लैक वाला क्षेत्र और वाइट वाला क्षेत्र, ये सब क्षेत्र का पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। यानी कि जैसे रेड वाला पट्टी ये हो गया, इसका चौड़ाई ये हो गया, रेड वाला पट्टी का चौड़ाई, तो ये चौड़ाई कितना है 10.5 सेंटीमीटर है, ये 10.5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे इसका व्यास 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा 21 सेंटीमीटर है। और इधर प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर है। रेड वाला पट्टी भी 10.5 सेंटीमीटर है, इधर ये ब्लू वाला पट्टी भी 10.5 सेंटीमीटर है, ब्लैक वाला पट्टी भी 10.5 सेंटीमीटर है और वाइट वाला पट्टी भी 10.5 सेंटीमीटर है। इतना सारा कुछ दिया हुआ था। अब हमें इसमें ज्ञात करना है गोल्ड वाला का कितना क्षेत्रफल है, रेड वाला पट्टी का कितना क्षेत्रफल है, ब्लू वाला पट्टी का कितना क्षेत्रफल है, ब्लैक वाला पट्टी का कितना क्षेत्रफल है और वाइट वाला पट्टी का कितना क्षेत्रफल है। इसमें गोल्ड वाला का क्षेत्रफल तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकल जाएगा। और हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R² होता है, तो पाई और यहाँ से व्यास से जो R निकलेगा उसका वैल्यू रख देंगे R में और पाई R² कैलकुलेट करेंगे तो गोल्ड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि गोल्ड का क्षेत्रफल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, उसके बाद हम लिखते जाएंगे। तो गोल्ड का क्षेत्रफल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे फाइंड आउट करना है वो मैंने बता दिया। अब देखिए रेड वाला पट्टी का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए गोल्ड वाला का जो त्रिज्या रहेगा
ये इसका त्रिज्या हो गया गोल्ड वाले का। इसमें यदि हम 10.5 सेंटीमीटर जोड़ देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या निकल जाता है, यहाँ से यहाँ तक। यानी कि ये जो वृत्त है यहाँ पे रेड वाले तक इसका त्रिज्या मिल जाता है हम लोग को गोल्ड वाला का त्रिज्या में 10.5 सेंटीमीटर जोड़ने पर। अब इस त्रिज्या से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो रेड वाला के साथ में गोल्ड वाला का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि इस त्रिज्या से क्या निकला, गोल्ड वाला वृत्त का त्रिज्या हम ले लेते हैं R1, और अभी जो हम R1 में 10.5 सेंटीमीटर जोड़े हैं उसको हम नाम दे दे रहे हैं R2। और इस R2 से क्या निकलेगा, गोल्ड प्लस रेड वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमें तो केवल रेड का क्षेत्रफल चाहिए था, तो इसमें से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो उसमें से गोल्ड वाला वृत्त का क्षेत्रफल इसमें घटा देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस गोल्ड वाला तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो गोल्ड वाला माइनस कर लेंगे, तो क्या बच जाएगा, रेड पट्टी का क्षेत्रफल बच जाएगा। हम लोग इतना पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालें R2 की सहायता से। R2 क्या है, गोल्ड का त्रिज्या प्लस 10.5 सेंटीमीटर, और इसमें से गोल्ड का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या शेष रह जाएगा, केवल रेड पट्टी का ही क्षेत्रफल शेष रह जाएगा। अब देखिए, अब निकालना है ब्लू वाला पट्टी का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, R2 कितना दूर तक था, यहाँ से यहाँ तक था, तो अब R2 में 10.5 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो इतना दूर तक हो जाएगा। यानी कि R का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो गया। यानी कि अब इस R के मदद से हम इतना दूर तक का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ब्लू पट्टी तक का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और इस R को हम नाम दे देते हैं R3। और इसकी सहायता से किसका क्षेत्रफल निकल रहा है, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल निकल के आ जा रहा है। क्योंकि यह त्रिज्या इसका क्षेत्रफल निकाल के देगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के देगा, और इस वृत्त में तीनों शामिल है, गोल्ड रेड और ब्लू तीनों शामिल है। तो इसमें से यदि हम घटा देते हैं इसको, यहाँ पे हम निकाले थे R2 की मदद से गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल, तो इसको हम घटा देते हैं, माइनस ब्रैकेट में गोल्ड प्लस रेड, ब्रैकेट बंद है, तो क्या शेष रह जाएगा, ब्लू वाला पार्ट केवल शेष रह जाएगा। ब्लू वाला पार्ट निकल गया। अब ब्लैक वाला निकालना है तो क्या करेंगे, ब्लू वाला पार्ट का त्रिज्या में फिर जोड़ेंगे 10.5 सेंटीमीटर। ब्लू वाला पार्ट का त्रिज्या इतना दूर तक था, यहाँ से यहाँ तक, तो अब इसमें 10.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इतना दूर तक इसका त्रिज्या आ जाएगा। यानी कि ब्लैक वाला पार्ट तक का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ब्लैक वाला पार्ट से नीचे गोल्ड तक है उतना पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, कितना, और इसको इस त्रिज्या को नाम दे देंगे R4। यहाँ से अब यहाँ तक का त्रिज्या, तो इसका मदद से गोल्ड रेड ब्लू प्लस ब्लैक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसमें से यदि हम घटा देंगे गोल्ड रेड ब्लू का क्षेत्रफल, जो कि हम R3 की मदद से निकाले हैं, उसको इसमें घटा देंगे तो केवल ब्लैक का क्षेत्रफल बचेगा। अब हमें निकालना है वाइट पट्टी का क्षेत्रफल। तो इसके लिए R4 में 10.5 फिर जोड़ेंगे, R4 इतना दूर तक था, इसमें 10.5 जोड़ेंगे तो ये पूरा वृत्त कवर हो जाएगा। यानी कि R4 से R5 नाम दे देंगे इस नया त्रिज्या को। R4 में 10.5 जोड़ने पर क्या बन गया, R5 बन गया। और R5 से हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक वाइट पाँचों है। और इसमें यदि हम घटा देते हैं R4 से जो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं वो गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, इसको घटा देते हैं तो क्या बचेगा, केवल वाइट बचेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं तो गोल्ड रेड ब्लैक ब्लू ब्लैक वाइट इन पांचों का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे R2 क्या है, R1 में 10.5 जोड़ेंगे तो R2 आ जाएगा, और R2 में 10.5 जोड़ेंगे तो R3 आ जाएगा, और R3 में 10.5 जोड़ेंगे तो R4 आ जाएगा, और R4 में 10.5 जोड़ेंगे तो R5 आ जाएगा। इसको ऐसे समझिए, यहाँ तक ये R1 है और यहाँ तक ये R2 है, यहाँ तक R3 हो गया, और यहाँ तक R4 हो गया, और यहाँ तक ये R5 हो गया। इतना दूर तक R1, इतना दूर तक R2, इतना दूर तक R3, इतना दूर तक R4 और इतना दूर तक R5। अब मैंने यहाँ पे जो बताया उसी को हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या बोला था मैंने कि यहाँ पे परिधि दिया हुआ है कि सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या निकालेंगे, जो त्रिज्या है वही हम यहाँ पे R1 बोले हैं। हल में लिखेंगे गोल्ड भाग का त्रिज्या R1, गोल्ड भाग का त्रिज्या को R1 बोले, इसलिए गोल्ड भाग का त्रिज्या R1 लिखेंगे। इक्वल टू त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है, व्यास बटा 2 होता है। गोल्ड भाग का व्यास क्या है 21 सेंटीमीटर, इसलिए 21 सेंटीमीटर बटा 2 हो जाएगा।
व्यास बटा 2 होता है, व्यास 21 सेंटीमीटर बटा 2, यानी कि त्रिज्या R1 आ गया 21 बटा 2 सेंटीमीटर। अब जब त्रिज्या R1 आ गया तब क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, इसलिए लिखेंगे गोल्ड भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू पाई का मान बैठाएंगे 22/7, क्योंकि लिखा हुआ था स्टार्टिंग में ही कि पाई का मान कुछ नहीं दिया रहेगा, तो पाई का मान अपने से 22/7 लेना है, इसलिए पाई की जगह 22/7 बैठा दिए हैं इंटू R1 का स्क्वायर। R1 का क्या वैल्यू है 21/2 और स्क्वायर यानी कि 2 बार इसको गुना करना है, इसलिए इंटू 21/2 सेंटीमीटर इंटू 21/2 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर मिलता है 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही गोल भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, इसके लिए हम लिखते हैं रेड पट्टी तक का त्रिज्या R2। रेड पट्टी तक त्रिज्या हम R2 लिए थे और R2 इक्वल टू क्या है R1 प्लस 10.5 सेंटीमीटर इक्वल टू R1 क्या है, R1 है 21/2 सेंटीमीटर, इसको 10.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। किसको, R1 को 21/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या नहीं तो 10.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर लिखते हैं R1 की जगह पर, प्लस 10.5 लिखते हैं। अब 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर को जोड़ते हैं तो आता है 21 सेंटीमीटर, यानी कि R2 आ गया है 21 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे रेड पट्टी का क्षेत्रफल। रेड पट्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा रेड पट्टी तक का क्षेत्रफल हो जाएगा। रेड पट्टी तक का क्षेत्रफल में घटा देंगे गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, तो मिल जाएगा रेड पट्टी का क्षेत्रफल। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड पट्टी तक का क्षेत्रफल इतना है, इसमें से हम गोल्ड पट्टी तक का क्षेत्रफल को घटा देंगे, गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो केवल रेड पट्टी का क्षेत्रफल मिलेगा। अब देखिए रेड पट्टी तक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। गोल्ड भाग का क्षेत्रफल क्या है, पाई R1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई R1 का स्क्वायर। अब यहाँ से पाई को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, पाई को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में शेष रह गया R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे हम बढ़ाएंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इधर पाई हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए, ये इस फॉर्म, ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिख देंगे, ए की जगह पर क्या है R2 है, यानी कि R2 माइनस R1 हो जाएगा इंटू R2 प्लस R1 हो जाएगा। अब सभी का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7 और R2 का मान रखेंगे 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख सकते हैं 21 सेंटीमीटर है तो 21 लिख दिए, माइनस R1 कितना है 10.5 है इंटू R2 कितना है 21 प्लस 10.5। अब आगे 22/7 लिखेंगे, अब इंटू 21 में 10.5 को घटाएंगे तो 10.5 आएगा, इंटू 21 में जोड़ेंगे 10.5 तो 31.5 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर मिलता है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या चीज़ है, रेड पट्टी का क्षेत्रफल है। अब निकालेंगे ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। इसके लिए लिखेंगे ब्लू पट्टी तक का त्रिज्या R3 इक्वल टू R2 प्लस 10.5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं R2 इतना दूर तक है और इसमें 10.5 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो R3 हो जाएगा। R2 का वैल्यू है 21 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो आता है 31.5 सेंटीमीटर, यानी कि R3 इक्वल टू आया 31.5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ब्लू पट्टी तक का क्षेत्रफल माइनस रेड पट्टी तक का क्षेत्रफल। आप आकृति में देख सकते हैं ब्लू पट्टी तक का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर माइनस रेड पट्टी तक का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। अब दोनों में पाई कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में रह जाएगा R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये भी उसी प्रकार है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा, और हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसलिए इसको आगे अब लिख सकते हैं इक्वल टू पाई, और इसको लिख सकते हैं R3 प्लस R2 इंटू R3 माइनस R2। अब इन सब का मान बैठाते हैं, पाई का मान बैठाते हैं 22/7, R3 का मान बैठाते हैं 31.5 सेंटीमीटर और R2 का मान बैठाते हैं 31 सेंटीमीटर, और मान बैठा के इसको हल करते हैं तो आता है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या चीज़ है, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। अब ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लिखेंगे ब्लैक पट्टी तक का त्रिज्या R4 इक्वल टू R3 प्लस 10.5 सेंटीमीटर इक्वल टू R3 का वैल्यू है 31.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर आता है 42 सेंटीमीटर। अब आगे लिखेंगे ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल इक्वल टू ब्लैक पट्टी तक का क्षेत्रफल माइनस ब्लू पट्टी तक का क्षेत्रफल,
इक्वल टू ब्लैक पट्टी तक का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई R4 का स्क्वायर माइनस ब्लू पट्टी तक का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर। अब दोनों में से पाई कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में रह जाएगा, शेष रह जाएगा R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर इक्वल टू पाई। अब इसको तोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। अब R4 का वैल्यू बिठाएंगे 42 सेंटीमीटर और R3 का वैल्यू बिठाएंगे 31.5 सेंटीमीटर और पाई का वैल्यू बिठाएंगे 22/7 और यहाँ पे रख देंगे इन सब का वैल्यू और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर मिलेगा 2755.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल है। अब वाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, इसके लिए हम लिखेंगे वाइट पट्टी तक का त्रिज्या R5 इक्वल टू R4 प्लस 10.5 सेंटीमीटर इक्वल टू R4 का वैल्यू 42 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर का जोड़ेंगे तो आता है 52.5 सेंटीमीटर, यानी कि R5 इक्वल टू हो गया 52.5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे वाइट पट्टी का क्षेत्रफल इक्वल टू वाइट पट्टी तक का क्षेत्रफल माइनस ब्लैक पट्टी तक का क्षेत्रफल इक्वल टू वाइट पट्टी तक का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई R5 का स्क्वायर माइनस ब्लैक पट्टी तक का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R4 का स्क्वायर इक्वल टू दोनों में पाई कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में रह जाएगा R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। अब इसको आगे लिख सकते हैं पाई और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है ये, इसको हम तोड़ देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, यानी कि इसको हम लिख देंगे R5 प्लस R4 इंटू R5 माइनस R4। अब R5 का वैल्यू बैठाएंगे 52.5 सेंटीमीटर और R4 का वैल्यू बैठाएंगे 42 सेंटीमीटर और पाई का मान रखेंगे 22/7 और ये सब का मान यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर मिलता है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि वाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकला। इस प्रकार हम लोगों ने पाँचों पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब चौथा प्रश्न में लिखा हुआ है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। किसी भी कार का पहिया चक्कर क्यों लगाती है? दूरी तय करने के लिए। और पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है? जितना उस पहिया का परिधि होता है। जैसे कि यह एक पहिया है, यह चक्कर लगाएगा तो आगे भी बढ़ेगा। और हम कब कहेंगे कि यह पहिया एक चक्कर लगाएगा? यह जिस बिंदु पर खड़ा है एक बार घूमकर वापस इसी बिंदु पर आ जाता है तो हम कहते हैं कि पहिया एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि अभी इस बिंदु पर है, अभी कोई दूरी तय नहीं कर रहा है। अब इसको आगे घुमाते हैं, आगे घुमाएंगे तो कुछ दूरी भी तय करेगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आ गया, ये इसे घूम के इस डायरेक्शन में घूम के या यहाँ पे आ गया, तो मान लीजिए इस बिंदु पर इसका ये वाला बिंदु है, फिर इसको घुमाएं तो इस बिंदु पर ये वाला बिंदु यहाँ आ पहुँचा। अभी तक एक चक्कर नहीं हुआ है क्योंकि ये बिंदु नहीं पहुँचा है अभी तक। अब मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु आ पहुँचा है, अब थोड़ा सा और घुमाएं तो यही बिंदु वापस यहाँ आ पहुँचा। अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय हुआ वह एक चक्कर में तय किया गया दूरी है। और इसका लंबाई क्या है? यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है वही लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यही पूरा घूमा है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई क्या होता है? इसका परिधि होता है। और परिधि इक्वल टू क्या होता है? 2πr, जिसमें से r क्या है? इस पहिया का त्रिज्या है। और इस प्रश्न में पहिया का व्यास दिया हुआ है, कितना है? 80 सेंटीमीटर है, तो पहिया का त्रिज्या निकल जाएगा। इसके लिए हम लिखेंगे पहिए की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू पहिए का व्यास बटा 2 इक्वल टू पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर बटा 2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब इस 40 सेंटीमीटर को मीटर में यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। इसलिए 40 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40/100 हो जाएगा, यानी कि 2/5 मीटर हो जाएगा त्रिज्या। अब हम पहिए की परिधि निकालते हैं। पहिए की परिधि इक्वल टू 2πr इक्वल टू 2 गुना पाई का मान 22/7 लेना है इंटू r का मान कितना है? 2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर मिलता है 88/35 मीटर। इसलिए पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी हो गया 88/35 मीटर। यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसलिए प्रत्येक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी इक्वल टू 88/35 मीटर। ये तो हो गया कि 88/35 मीटर दूरी तय करने के लिए पहिया एक चक्कर लगाता है। अब हमें निकालना है वह दूरी जिसके लिए पहिया चक्कर लगा रहा है।
तो 10 मिनट में 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जितना दूरी निकल के आएगा वही दूरी निकालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। इसका मतलब है कि 1 घंटा में 66 किलोमीटर, और 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। यानी कि 60 मिनट में 66 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, और हमको निकालना है 10 मिनट का, 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। इसके लिए हम लिखते हैं 60 मिनट में 66 किलोमीटर। अब जब 60 मिनट में 66 किलोमीटर है तो 1 मिनट में 66/60 किलोमीटर हो जाएगा, और हमें निकालना कितना है? 10 मिनट में निकालना है, और 1 मिनट में निकल के आ गया 66/60 किलोमीटर। तो इसको यदि हम 10 से गुना कर देते हैं तो वह 10 मिनट में तय किया गया दूरी बता देगा। इसलिए 10 मिनट में तय की गई दूरी इक्वल टू 66/60 इंटू 10 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 11 किलोमीटर, यानी कि 10 मिनट में तय की गई दूरी है 11 किलोमीटर। अब इस 11 किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। 11 किलोमीटर इक्वल टू 11 इंटू 1000 मीटर इक्वल टू 11,000 मीटर। 1000 से गुना किए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। अब हम निकालेंगे पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। पहिया कितना चक्कर लगाएगा उसका संख्या इक्वल टू 10 मिनट में जितना दूरी तय करेगा वो बटा में 1 चक्कर में जितना दूरी तय किया वो। 10 मिनट में तय किया गया दूरी है 11,000 मीटर बटा 1 चक्कर में तय किया गया दूरी है 88/35 मीटर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11,000 बटा में 88, और ये 35 ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर में इंटू हो जाएगा 35 से। अब जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 4375, यानी कि इतना चक्कर लगाएगा पहिया। 5वां प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है A 2 मात्रक, B 5 मात्रक, C 4 मात्रक, D 7 मात्रक। इसमें कहा गया है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। इसका क्या मतलब है? यानी कि प्रश्न से इसमें दिया हुआ है वृत्त का परिमाप इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का परिमाप होता है 2πr इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इधर का पाई कट गया, इधर का 1r और इधर का 1r कट गया, यानी कि इधर क्या रह गया? 2 इक्वल टू r, यानी कि r इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। इसलिए यहाँ पे A नंबर सही हो जाएगा।